नमस्कार। आज मैं आपको अपने देश के एक प्राचीन विश्वविद्यालय के बारे में बताना चाहता हूँ। इस विश्वविद्यालय का नाम था विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना 775 ईस्वी से 800 ईस्वी के मध्य पाल वंश के राजा धर्मपाल ने करवाई। राजा धर्मपाल के समय आसपास भी नालंदा विश्वविद्यालय और बिहार में ये दूसरा विश्वविद्यालय था। यह विश्वविद्यालय उत्तरी मगध में स्थापित था, जो गंगा नदी के तट पर था। ऐसा माना जाता है कि इस विश्वविद्यालय के अवशेष जो भी प्राप्त हुए अभी तक वे बिहार के भागलपुर जिला में हैं, लेकिन इसके अलग अलग स्थान पर होने की बात कई विद्वानों के द्वारा आई है। इसके बारे में आपको बताऊँ। इस विश्वविद्यालय की स्थापना राजा धर्मपाल ने कराई थी। ऐसा कहा जाता है कि राजा धर्मपाल ने विक्रमशील की उपाधि धारण की थी, जिसके कारण इस विश्वविद्यालय का नाम विक्रमशिला रखा गया। लेकिन अन्य जनश्रुतियों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि इस विश्वविद्यालय के आचार्य और शिष्य बहुत ही कठिन शासन का अनुपालन करते थे और वे अपने शील और अपने व्यवहार के लिए प्रसिद्ध थे। इसके कारण इसका नाम विक्रमशिला रखा गया। ऐसा कहा जाता है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जो 800 से 12वीं शताब्दी के मध्य पूरे विश्व में प्रसिद्ध था, वह एक तरह से नालंदा विश्वविद्यालय का प्रतिस्पर्धी बन गया। और इतना ही नहीं, इस विश्वविद्यालय के प्राचार्य अन्य विश्वविद्यालय में जैसे उदंतीपुरा और नालंदा में भी शिक्षा देने जाते थे और नालंदा और उदंतीपुरा विश्वविद्यालय के आचार्य भी इस विश्वविद्यालय में आकर शिक्षा देते थे। प्राप्त ऐतिहासिक जानकारी के अनुसार यह विश्वविद्यालय भागलपुर के पास अंतिचक गांव में स्थित था। कई विद्वानों ने इसे पत्थर घाट पे और कई विद्वानों ने इसे कोले गांव के पास रेलवे स्टेशन के समीप माना। लेकिन सभी विद्वानों का मत एक ही है कि यह विश्वविद्यालय जिला भागलपुर में था और गंगा नदी के तट पर। यह विश्वविद्यालय पूरी तरह से 4 दीवार से घिरा हुआ था और इस विश्वविद्यालय के अंदर ही सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं। इस विश्वविद्यालय में एक विशेष बात थी कि एक पूरा अतिथि गृह और रहने का परिसर केवल तिब्बती मूल के भिक्षुओं के लिए बना हुआ। यह विश्वविद्यालय 100 एकड़ क्षेत्र में बना हुआ था। इस विश्वविद्यालय में भी नालंदा विश्वविद्यालय की तरह बहुत कठिन प्रवेश परीक्षा थी और प्रवेश परीक्षा में सफल होने के बाद ही कोई शिष्य यहाँ पे शिक्षा ग्रहण कर सकता। इस विश्वविद्यालय में 6 द्वार थे। इन 6 द्वार पर प्रवेश आचार्य बैठते थे, जो बुद्धि की, धारणा की और योग्यता की के साथ साथ चरित्र की भी परीक्षा।
इसमें सफल होने के बाद ही किसी विद्यार्थी को यहाँ शिष्य के रूप में स्वीकार किया। इस विश्वविद्यालय का अनुशासन बहुत कठोर था और उसका अनुपालन केवल वहाँ के शिष्य नहीं करते थे, आचार्य। इस विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा को उत्तीर्ण होने के बाद उसकी घोषणा आचार्य रत्नाकर शांकर, जो इस विश्वविद्यालय के मुखिया थे या कुलपति कह सकते, समय समय पर यहाँ पर कुलपति बदलते रहे। प्रवेशार्थी की योग्यता जानने के लिए 10 आचार्यों की नियुक्ति की गई। इनमें से पश्चिमी द्वार पर आचार्य वागीश्वर कीर्त, उत्तरी द्वार पर आचार्य नरोपा, दक्षिणी द्वार पर आचार्य प्रज्ञाकर मति, प्रथम केंद्रीय द्वार पर रत्नबद्ध और द्वितीय केंद्रीय द्वार पर ज्ञानश्री मित्र। यहाँ विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा, रहने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, वस्त्र आदि सभी की व्यवस्था की जाती है। यहाँ का आवासीय परिसर वर्गाकार था और जिसकी एक भुजा की लंबाई 330 मीटर। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये पूरा का पूरा विश्वविद्यालय लगभग 1 किलोमीटर के वर्गाकार क्षेत्र में फैला गया। इस विश्वविद्यालय के मध्य में एक पत्थर का स्तूप बना हुआ था। इस पत्थर के स्तूप से 4 दिशाओं में 4 कॉरिडोर जाते थे और उन कॉरिडोर के बाद वहाँ पे, जिसकी लंबाई लगभग 70 मीटर थी, वहाँ पर एक बड़े से द्वार बने हुए थे जो स्तूप से चारों तरफ से एक पूरी गैलरी से जुड़े हुए। यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने के बाद शिक्षार्थियों को 2 बातें सिखाई जाती हैं। पहली कि आप यहाँ से शिक्षा ग्रहण करने के बाद शिक्षक के रूप में अन्य जगह जाकर कार्य करेंगे। दूसरा, जो लोग ऐसा नहीं करते हैं और अपना गृहस्थ जीवन जीते हैं, उनके लिए यह संदेश था कि वह गृहस्थ जीवन जिए और उससे कुछ धन बचाकर इस विश्वविद्यालय को दें। जैसा कि बहुत से शिक्षार्थी अपना जब जीवन यापन करते थे तो वो जीवन पर्यंत कुछ न कुछ धन इस विश्वविद्यालय को देते थे और जिसके केवल इस धन से ही नहीं, राजा के द्वारा भी बहुत सा धन दिया जाता था, लेकिन ये उसका एक हिस्सा। इसकी मदद से पूरे आने वाले नए जितने भी शिक्षार्थी थे, आचार्य थे और जो भी लोग थे, उन लोगों के लिए निःशुल्क शिक्षा, भोजन, रहने, खाने पीने, वस्त्र आदि की व्यवस्था की जाती। यहाँ के आचार्यों में प्रमुख विद्वान दिनेश दीपांकर थे, जिन्होंने लगभग 200 पुस्तकें के अतिरिक्त आचार्य ज्ञानश्री, आचार्य वीरभद्र, आचार्य शिलाकार, आचार्य ज्ञानश्री मित्र, आचार्य रक्षित, आचार्य विरोचन, आचार्य ज्ञानपाद, आचार्य बुद्ध जतेरी, आचार्य रत्नाकर शांति, आचार्य रत्नवज्र और आचार्य अभ्यांकर। इस विश्वविद्यालय की खासियत थी कि बौद्ध धर्म में 3 पंथ कह सकते हैं या 3 हीनयान, महायान, लेकिन
यहाँ पे एक नया भाग था जिसको कहते हैं वज्रयान। वज्रयान बौद्ध धर्म का एक तीसरा आयाम था और इसमें तंत्र शास्त्र की विद्या मुख्य रूप से, तो आप ये कह सकते हैं कि ये विश्वविद्यालय वज्रयान शिक्षा के लिए प्रसिद्ध है, बौद्ध धर्म के वज्रयान की शिक्षा, और जिसमें तंत्र विद्या का एक विशेष महत्व है। तो तंत्र विद्या को यहाँ पे एक विशेष दर्जा या प्रमुखता दी गई। ऐसा माना जाता है कि मशहूर आचार्य अतीश दीपांकर ने अपनी शिक्षा औदंतीपुरा विश्वविद्यालय में ग्रहण की, जो पास नहीं था और अपने समय का बड़ा विश्वविद्यालय, और वहीं पे वो आचार्य बने और बाद में वहाँ से वो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्राचार्य बने। आचार्य अतीश दीपांकर बाद में तिब्बत चले गए थे और तिब्बत में जाकर उन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षा दी। नहीं, उन्होंने अपनी और अन्य कई विद्वानों की पुस्तकें जो कि मूल रूप में संस्कृत में लिखी गई थी, उनका तिब्बती भाषा में अनुवाद किया, इसलिए वो तिब्बत में बहुत अधिक विख्यात थे और उनका वहाँ बहुत अधिक। इस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार और शिक्षा को लेकर बहुत निष्ठा थी। इसके लिए कोरिया, चीन, जापान, अफगानिस्तान, इंडोनेशिया, बाली, श्रीलंका आदि देशों के बहुत से विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने आते। और जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि एक समय ऐसा था जब इसकी प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय से भी अधिक थी। तो आप ये समझ सकते हैं कि इस विद्यालय की का उस समय कितना अधिक। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, इस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करने के तिब्बती लोग बहुत अधिक आते थे और उनके लिए अलग से अतिथि थे। यहाँ 160 बौद्ध विभाग। इस विश्वविद्यालय की स्थापना के कुछ ही वर्षों में ये विश्वविद्यालय बहुत ही ख्याति प्राप्त कर चुका। राजा धर्मपाल ने और बाद में पारमेश्वर राव ने इस विश्वविद्यालय को चलाने के लिए कुछ गांव दे रखे थे। मतलब ऐसा होता था कि राजा कुछ गांव विश्वविद्यालय को दे देते और उन गांव से जो भी उपज होती थी या उस उपज के ऊपर जो भी कर लगता था, वो सारी धनराशि राज्य के शासन में जाकर विश्वविद्यालय में जाती और उससे विश्वविद्यालय का खाने पीने का, रहने का और अन्य सुविधाओं का खर्चा चलता। यहाँ पर 3000 से अधिक शिक्षक थे, जिसमें 108 आचार्य और एक समय 10,000 से भी अधिक यहाँ पर विद्यार्थी थे। यहाँ पर एक बहुत बड़ा हॉल था। आप इसका इस बात से अंदाजा लगाइए, जिस हाल में 8000 लोगों के बैठने की क्षमता थी, जिसमें जब आचार्य प्राचार्य अपने शिक्षकों को, अपने शिक्षार्थियों को जब प्रवचन देते थे तो उसके बाद जो प्रश्नोत्तर होते थे वो यहाँ पर होते। इसका एक बहुत बड़ा पुस्तकालय था और उस पुस्तकालय के चारों ओर एक मोटी दीवार थी जिसमें पानी भरा। उसका उद्देश्य था कि गर्मी में भी यह पूरा पुस्तकालय ठंडा रहे, जिसमें कि यहाँ पढ़ने वाले लोग आराम से पुस्तकों को पढ़ सकें और
अपना ज्ञान का वर्धन करते। इस विश्वविद्यालय में मुख्य रूप से बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती है, लेकिन इसके अतिरिक्त दर्शन, व्याकरण, तर्कशास्त्र, अध्यात्म, न्याय, तत्वज्ञान, तंत्र विद्या और कर्मकांड की शिक्षा भी दी जाती है। ये ऐसा विश्वविद्यालय था जहाँ मीमांसा, जिसको आप कह सकते हैं मेटाफिजिक्स, की शिक्षा दी जाती है। दर्शन शास्त्र परम सत्य और प्रकृति के सिद्धांतों के कारणों की विवेचना करता है, किसी ज्ञान की वास्तविकता का अध्ययन कराता है। यहाँ पर दो और प्रसिद्ध विषय थे। एक था ब्रह्मांड विद्या, जिसको हम कहते हैं कॉस्मोलॉजी, और सत्ता मीमांसा जो है ऑन्टोलॉजी, इनकी शिक्षा दी जाती है। तो इस तरह से यह विश्वविद्यालय कुछ ऐसे विषय भी पढ़ाता था जो अन्य विश्वविद्यालयों में नहीं थे। शैक्षणिक संस्थानों को चलाने की जिम्मेदारी केवल प्राचार्यों की। इस विश्वविद्यालय के प्राचार्य आतिश दीपांकर बहुत समय तक यहाँ कुलपति थे। इस विश्वविद्यालय में 204 कमरे, 4 मंदिर थे। श्री सुबोध कुमार नंदन ने तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ की पुस्तक के आधार पर ये बताया कि 10वीं सदी के आते आते इस विश्वविद्यालय की ख्याति नालंदा विश्वविद्यालय से अधिक हुई। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि भारत का इतिहास, जिसकी बहुत सी पुस्तकें विश्वविद्यालयों में थी, मंदिरों में थी, बौद्ध विहारों में थी और उनके बने हुए पुस्तकालयों में थी, उन सबको जलाने का काम मुसलमानों ने, बाद में मुगलों ने, मतलब जितने भी इस्लामिक देश के लोग आए या उससे प्रेरित होकर आए, उन लोगों ने यहाँ का इतिहास जलाने का काम किया। यहाँ के बहुत से धर्म ग्रंथ जला दिए, बहुत सी पुस्तकें लगा ली, विज्ञान के तमाम विषयों की लिखी गई पुस्तकें वो सब जल गई। इसलिए जो हमारा इतिहास है उसकी जानकारी हमसे अधिक उन जगहों पर है जहाँ पर ये आक्रमणता नहीं पहुँचे। चूँकि आक्रमणता तिब्बत में नहीं पहुँचे थे, इसलिए जो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बहुत से भारतीय विद्वान तिब्बत, चीन या अन्य देश चले गए। वहाँ पर उन्होंने अपनी पुस्तकों का या अपने विद्वानों, भारतीय विद्वानों की पुस्तकों का तिब्बती में या चीनी में अनुवाद किया। तो उनसे भी हमें बहुत सी ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त हुई। इस विश्वविद्यालय की खास बात थी कि इस विश्वविद्यालय में जो शिक्षार्थी विद्या ग्रहण करने के बाद अपनी स्नातक या परास्नातक की उपाधि ग्रहण करता था, वह उपाधि पाल वंश के राजाओं द्वारा दिया गया। ये यहाँ के समारोह की एक विशेष परंपरा थी। जैसे आप जानते हैं कि आजकल भी जब स्नातक या परास्नातक की उपाधि दी जाती है तो बहुत से लोग हमारे अपने देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को बुलाते हैं। ये उसी तरह की परंपरा है। मैंने जैसे आपको बताया, उत्खनन में एक ग्रंथागार मिला था जहाँ उसके अवशेषण और इसमें भोजपत्र और ताड़पत्र के लिखे हुए बहुत से धर्म ग्रंथों के कुछ अवशेष प्राप्त हुए। इस विश्वविद्यालय के उत्खनन से जो भी सामग्री प्राप्त हुई है उससे भारत के प्राचीन इतिहास,
उसकी कला, उसका विज्ञान, उसकी शिल्पकला, उसकी संस्कृति और सभ्यता के तमाम आयामों के बारे में बता रहे हैं, जिसके जो भी बचे हुए अब पत्थर हैं, प्रश्न हैं, शिलालेख हैं, बहुत सी मूर्तियां बच गई जो तोड़ दी गई थी, बहुत से ऐसे स्तंभ बच गए जिनमें कुछ लिखा हुआ था, जिनमें मूर्तियां, कलाकृतियां बनी हुई थी, उनको देखकर ये सब चीज़ों का अंदाज़ा लगाया जाता है। और जैसा कि आप जानते हैं, पुरातत्व विज्ञान अपने हिसाब से शोध करता है, उनके बारे में बताता है। यहाँ कितनी मूर्तियाँ मिली, मंदिर के अवशेष मिले, स्तंभ जो तोड़े गए थे, और ये सारी चीज़ें मिली। यहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय की तरह बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने के बाद उसके 6 या 7 वर्ष बाद इस विश्वविद्यालय को भी जलाया और यहाँ के बौद्धिकों की निर्मम हत्या की। बख्तियार खिलजी भारत के ऊपर एक बदनुमा डाला। जैसे कि आप जानते हैं कि इस्लाम धर्म ने कभी भी किसी दूसरे धर्म के प्रति अपनी कोई भी संवेदना नहीं रखी। बख्तियार खिलजी भारतीय इतिहास का एक ऐसा बदनौदात है जिसको अब हटाने की जरूरत है। आपको बताएं कि एक पुस्तक है तबाक़त-ए-नासरी के, यह पुस्तक फारसी इतिहासकार मिज़्ज़ुद्दीन सिराज ने, जो नासिरुद्दीन महमूद के समय दिल्ली का काजी था, ने लिखी। उसने अपनी पुस्तक तबाक़त-ए-नासरी में लिखा, जिसे उसने सुल्तान को समर्पित किया, और उसने बताया कि 1203 में बख्तियार खिलजी ने इस विश्वविद्यालय की जहरजवाई देखकर इसे एक किला समझा और इसने आगे बढ़ा और वहाँ के भिक्षुओं को निर्मम रूप से मार दिया, बहुत से आचार्यों को मार दिया, बहुत से आचार्यों को मार दिया। यहाँ का पुस्तकालय बहुत दिनों तक चलता रहा। आपको मैंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में बताया। मुझे आशा है कि आपको ये पसंद आया। मैं आशा करता हूँ कि भारत की सरकार और बिहार की सरकार कम से कम बिहार में बख्तियार खिलजी के नाम पर बख्तियार जंक्शन बना, उसको हटाकर वहाँ पर किसी अन्य, किसी राजा या किसी विश्वविद्यालय के नाम पर उस जंक्शन का नाम रखें, ताकि लोग भारतीय इतिहास को सही पढ़ते से समझ सकें और आगे आने की पीढ़ियाँ उसको समझकर ये समझें कि मूल रूप से भारतीय इतिहास क्या है और वहाँ पर किस तरह का कार्य। आपको ये कहानी कथा पसंद आई होगी, आप हमें बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। अगली बार मैं एक अन्य विषय